स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जो पूर्णतया निःशुल्क है ना। इस सीरीज़ में टोटल 4 टेस्ट लग चुके हैं। जो पहला टेस्ट था वो ठोस अवस्था का था, दूसरा जो टेस्ट था वो विलीन वाले चैप्टर का था, और जो तीसरा टेस्ट था वो वैद्युत रसायन का था। और आज आपका जो टेस्ट लगा है वो लगा है केमिकल काइनेटिक्स यानी रसायन बल गतिकी का। देखिएगा, इसी प्रकार के टोटल 16 टेस्ट लगेंगे। इस प्रकार से कितने टेस्ट लगेंगे? 16 टेस्ट लगेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद में आगे की क्या प्लानिंग रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल समय को ख़राब किए बगैर आज जो आपका टेस्ट लगा है उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन था वो था प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, है ना। स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय होगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को 90% पूरा होने में, कितने प्रतिशत पूरा होने में? 90% पूरा होने में लगने वाला समय होगा। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है अर्धायुकाल का 1.1 गुणा, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अर्धायुकाल का 3.3 गुणा, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अर्धायुकाल का 2.5 गुणा, और चौथा जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है अर्धायुकाल का 4.4 गुना। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहली बात प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है वो याद होना चाहिए, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल का सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको अर्धायुकाल दे रखा है, और जो जो क्वेश्चन है उसमें आपको 90% पूर्ण होने में लगा समय दे रखा है। इसका मतलब आपको समाकलित वेग समीकरण भी आना चाहिए और आपको अर्धायुकाल का सूत्र आना चाहिए। अगर दोनों सूत्र आपको आते हैं और आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आसान है। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, टेस्ट नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में लगने वाला समय। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले वो समय निकालना पड़ेगा जिसमें अभिक्रिया 90% क्या हो गई? पूरी हो गई। तो हम जानते हैं KT बराबर होता है 2.303 log बेस 10 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A0 बटा अभिकारक की अंतिम सांद्रता A। ठीक है, ये आपका समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो हमें यहाँ पर 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय निकालना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे T 90%। इसका मतलब 90% पूरा होने में लगने वाला समय। तो T 90%, इसका मतलब K को आप कहाँ लेके आओगे? नीचे लेके आओगे। तो 2.303 बटा K log 10 A0 बटा A। A0 की जगह हमें क्या लिखना है और A की जगह में क्या लिखना है वो आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये बात लिखनी आती है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये कह रहा है कि अभिक्रिया 90% पूरी हो गई, इसका मतलब अभिकारक की 90% सांद्रता उत्पाद में बदल गई। तो बताओ बची कितनी? 10%। नीचे वो वाली सांद्रता आती है जो बच जाए और ऊपर वो सांद्रता आती है जो हमने प्रारंभ में ली। तो मैंने मान लिया प्रारंभ में हमने 100 मोल प्रति लीटर इसका लिया, है ना। कितना मोल प्रति लीटर लिया? 100 मोल प्रति लीटर। अब ये कह रहा है 90% अभिक्रिया पूरी हो गई, इसका मतलब 90% अभिकारक उत्पाद में बदल गया। तो बताओ बची कितनी? अंतिम सांद्रता नीचे आती, तो बची कितनी बताओ? 10 बची। तो T 90 बराबर हो जाएगा 2.303 बटा K log 10। और log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। log 10 का मान कितना होता है? याद रखिएगा 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2.303 बटा K। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो 90% में लगने वाला समय है वो अर्धायुकाल का कितने गुणा होगा। तो बताओ अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र होता है 0.693/K। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे और ये समीकरण 2 मान लेंगे। 1 में 2 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये निकालना है कि ये इसका कितने गुणा है ना। तो हम इसमें इसका क्या देंगे? भाग देंगे।
तो इसमें इसका आप क्या दोगे, भाग दोगे। तो t 90 बटा t हाफ, तो इसको आप लिखोगे 2.303 बटा k गुणा 0.693 बटा k कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, k से k कट जाएगा, 2.303 बटा 0.693। जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 3.3, यानी t 90% इज इक्वल टू हो जाएगा 3.3 गुणा t हाफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन 2 है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का, है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एक रासायनिक अभिक्रिया का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा वाला आपको इस क्वेश्चन ने परेशान निश्चित रूप से किया होगा, आपको लगा होगा कि यार ये क्या क्वेश्चन सर ने दे दिया, हमसे तो नहीं बैठ रहा। तो देखिएगा बैठ जाएगा। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान 4.5 मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स है। एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसके लिए के का मान दे रखा है 4.5 मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1.5 मोल प्रति लीटर है। ए नोट का मान आपको दे रखा है 1.5 मोल प्रति लीटर, है ना, प्रारंभिक सांद्रता आपको दे रखी है। और ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो देखिएगा बच्चों, कोटि निकालने के तरीके मैंने आपको बताया था, और उसमें एक तरीका था कि हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई को देख करके, हम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई को देख करके हम अभिक्रिया की क्या बता सकते हैं, कोटि बता सकते हैं। बाकी कोटि बताने के लिए यहाँ पे अपने पास में कोई सूत्र नहीं है कि सूत्र लगा के कोटि बता देंगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो इकाई है ना, इस इकाई को आप देखो कि ये इकाई कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई होती है। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि k की इकाई निकालने का सूत्र होता है मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। अब इसको इससे कंपेयर करो आप कि इससे ये कब आया होगा, जब हम यहाँ पर n का मान कितना रखें, 3 रख दें। तो बताओ, इसमें n का मान 3 रखो, है ना, तो 1 - 3 लीटर 3 - 1 सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो बताओ, जब मोल की पावर 1 - 3 होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स 2 हो जाएगा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ, ये जो इकाई होती है ना, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई होती है। ये जो इकाई होती है ना, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई होती है, और ये k की इकाई होती है अभिक्रिया की कौन सी कोटि के लिए, 3, यानी तीसरी कोटि, यानी कोटि का मान कितना होगा, 3 होगा, यानी तृतीय कोटि की क्या होगी अभिक्रिया। इसमें कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना। अगर यहाँ पे इकाई मोल प्रति लीटर दे रखी होती, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड दे रखी होती, तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होती। यहाँ पे इकाई अगर सेकंड इनवर्स दे रखी होती तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती। अगर यहाँ पे इकाई मोल इनवर्स n का मान 2 रखूं, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स दे रखी होती, तो बताओ कोटि कौन सी होती, द्वितीय कोटि होती, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे रखी है मोल इनवर्स 2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, तो बताओ कोटि कौन सी होगी, तीसरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देखिएगा। उत्प्रेरक की सतह पर होने वाली अभिक्रिया की कोटि होती है। तो याद रखिएगा, जितनी भी अभिक्रिया उत्प्रेरक पे होती है, उत्प्रेरक की सतह पर होती है, उन सभी अभिक्रियाओं की कोटि शून्य होती है। आप याद कर लेना बहुत अच्छे से कि उत्प्रेरक की सतह पर होने वाली जो भी अभिक्रिया होती है उनकी कोटि का मान कितना होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, वापस से बोल रहा हूं कि अगर उत्प्रेरक की सतह पर कोई अभिक्रिया आपको दिखाई दे जाए तो उसकी कोटि कितनी होगी, 0 होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल 480 सेकंड है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल कितना है, 480 सेकंड है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल 480 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक कितना होगा। तो देखिएगा, अर्धआयुकाल आपको दे रखा है 480 सेकंड। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 4, है ना। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल कितना है, 480 सेकंड है, और आपसे पूछ रहा है इसका वेग स्थिरांक बताओ। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का सूत्र क्या होता है, 0.693 बटा के। सर हमने ये सूत्र क्यों काम में लिया,
क्योंकि हमें दे ही अर्धायुकाल दे रखा है, तो अर्धायुकाल दे रखा है तो अर्धायुकाल वाला ही हमें फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल पाएंगे, के निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बताओ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा के, तो बताओ के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बटा टी हाफ। टी हाफ कितना है 480, 0.693 बटा 480। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा देखिएगा। इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसको हम लिख सकते हैं 693 गुणा 10 की घात -3, है ना, 693 गुणा 10 की घात -3, और इसमें आप भाग दे दो 480 का, और 480 को हम लिख सकते हैं 48 गुणा 10, 10 को ऊपर लेके जाओगे तो घात कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 693 में आपको किसका भाग देना है 48 का, 693 में आपको किसका भाग देना है 48 का। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1.44, तो 1.44 बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो 1.44 सेकंड इन्वर्स है, और पहले ऑप्शन में 1.44 गुणा 10 की घात -3, तीसरे में है 0.72 गुणा 10 की घात -3, और चौथा है 2.88। तो 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 693 में 48 का भाग दोगे तो 2 से तो कटने वाला है नहीं, है ना, तो 1 पॉइंट कुछ से कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। तो आंसर होगा इसका 1.44 गुणा 10 की घात -3, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा सेकंड इनवर्स में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। इस प्रश्न का, इसमें आप भाग दे लेना, आंसर कितना आ जाएगा 1.44 गुणा 10 की घात -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग की इकाई होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग की इकाई पूछ रहा है। किसकी इकाई पूछ रहा है, वेग की पूछ रहा है, वेग स्थिरांक की नहीं पूछ रहा है ना। कुछ बच्चों ने इसका उत्तर लगाया होगा 1 सेकंड इनवर्स, नहीं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई नहीं पूछ रहा है, वेग की इकाई पूछ रहा है। और याद रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछे, चाहे द्वितीय कोटि के लिए पूछे, चाहे तृतीय कोटि के लिए पूछे, चाहे शून्य कोटि के लिए पूछे, वेग की इकाई तो हमेशा समान होगी। और वो इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, है ना। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या रखना है ध्यान आपको, कि इस क्वेश्चन में आपसे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई नहीं पूछी है। वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है, यानी के की इकाई जो होती है, वो शून्य कोटि के लिए अलग होती है, प्रथम कोटि के लिए अलग होती है, द्वितीय कोटि के लिए अलग होती है, और तृतीय कोटि के लिए क्या होती है, अलग होती है। और उसको निकालने का सूत्र भी मैंने आपको बताया था, मोल 1 - n की पावर 1 - n लीटर पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। अभी आपको मैंने वो सूत्र बताया था। वेग की इकाई पूछी है, ना कि वेग स्थिरांक की पूछी है। और वेग की इकाई तो हमेशा ही क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेग की इकाई अलग बात, वेग स्थिरांक की इकाई अलग बात। वेग स्थिरांक की इकाई कोटि पर डिपेंड करती है, वेग की इकाई कोटि पर डिपेंड नहीं करती। तो सिर्फ इसमें आपको प्रथम कोटि इसलिए लिख के दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और इसका आंसर क्या लगा दो, 1 लगा दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी आंसर नंबर बी। ठीक है, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अणु x का y में रूपांतरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार होता है ना। x y में बदल रहा है, x किस में बदल रहा है, y में, है ना। x किस में बदल रहा है, y में। क्वेश्चन नंबर है 6, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सॉरी, अणु x का y में क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। और कौन सी कोटि के अनुसार हो रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार। x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, x की जो सांद्रता है उसको कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो x किस में बदल रहा है, y में। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग अपन लिखेंगे, वेग बराबर होगा k x, सही बात है, x की सांद्रता, है ना। इसको मैंने मान लिया वेग 1, वेग 1 मान लो, या इसको r1 मान लो। क्या मान लो, r1। r का मतलब रेट, रेट का मतलब वेग या दर। अब ये कह रहा है, और कौन सी कोटि की अभिक्रिया की पालना करिए, पहले की तो यहाँ पे 1 घात आ जाएगी, है ना। प्रथम कोटि की है तो घात कितनी आएगी, 1 आएगी। अब ये कह रहा है कि x की सांद्रता को कितने गुना कर दिया, 3 गुना। x की सांद्रता को कितने गुना कर दिया,
3 गुना कर दिया, तो अब वेग कितना हो जाएगा? तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो बताओ R2 बटा R1 है ना। R2 में किसका भाग देंगे? R1 का। ठीक है, तो K से K कट जाएगा, K बटा K, 3x बटा x, K से K कट गया, x से x कट गया। तो बताओ R2 बराबर 3 गुना क्या आ जाएगा? R1 है ना। सर भाग क्यों दिया आपने इसके अंदर? तो भाग इसलिए दिया क्योंकि हमें ये पता करना है कि R2 का मान R1 का कितने गुना है ना। जैसे राम का वजन 50 किलो है, श्याम का वजन 25 किलो है, और मैं आपसे पूछूं राम का वजन श्याम के वजन से कितने गुना है, तो आप बताओ राम के वजन में श्याम के वजन का भाग दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना, तो 2 गुना आ जाएगा। वैसे ही ये कह रहा है कि R2 का मान R1 का कितने गुना है, तो R2 में किसका भाग दे दो? R1 का। तो बताओ कितने गुना आ गया? 3 गुना आ गया। चलिएगा, समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसको 30% वियोजन होने में कितना समय लग रहा है? 40 मिनट। अर्धआयुकाल की गणना करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 30% वियोजित होने में 40 मिनट लग रहे हैं, अर्धआयुकाल का मान ज्ञात करो। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात, अर्धआयुकाल का सूत्र क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए? T हाफ होता है 0.693 बटा K है ना। आपसे T हाफ पूछा है, अर्धआयुकाल का मान पूछा है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। लेकिन क्या आपको K का मान दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। K का मान निकालना पड़ेगा आपको। निकालने के लिए जो आंकड़े आवश्यक है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो ये आंकड़े इसने क्या दे रखा है कि 30% वियोजन होने में कितना मिनट लग रहा है? 40 मिनट। तो हम K निकाल लेंगे। तो K बराबर क्या होता है? 2.303 बटा T log 10 A0 बटा A। ठीक है भैया। अब T का मान कितना दे रखा है? 40 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40। तो K बराबर 2.303 बटा 40 लोग कितना प्रतिशत वियोजित हुई? कितना प्रतिशत वियोजित हुई? 30%। इसका मतलब अभिकारक की 30% सांद्रता उत्पाद में बदल गई। अभिकारक की 30% सांद्रता किस में बदल गई? उत्पाद में बदल गई। तो बताओ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे 70 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 है ना। शुरू में मान ली 100 मोल प्रति लीटर थी, उसमें से 30 तो वियोजित हो गई, तो बची कितनी? 70। ऊपर प्रारंभिक आती है, नीचे वो आती है जो बच जाती है। याद रखना, जो बच जाती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिएगा, K बराबर 2.303 बटा 40 लोग, ये हो जाएगा 10 बटा 7। ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? K इजिकल टू 2.303 बटा 40 लोग 10 माइनस 7 का मतलब कितना हो गया? सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं लोग 10 माइनस लोग 7। लोग 10 माइनस लोग 7 है ना। जो भाग का निशान होता है वो किस में बदल जाता है? माइनस में। लोग A बटा B को क्या लिख सकते हैं? लोग A माइनस लोग B। याद रखिएगा, लोग A बटा B को हम क्या लिखते हैं? लोग A माइनस लोग B। इसको सॉल्व करेंगे। K इजिकल टू 2.303 बटा 40 गुणा लोग 10 का मान कितना होता है? 1, और लोग 7 का मान कितना होता है? याद रखना है, कितना होता है? 0.845। 1 माइनस 0.845। याद रखिएगा, लोग 7 का मान कितना होता है? 0.845 है ना। लोग 7 का मान कितना होता है? 0.845, और लोग 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा K इजिकल टू 2.303 बटा 40 गुणा 0.155। 1 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 0.155। ठीक है। अब ये जो K का मान आया उसको यहाँ पर रख दो। तो बताओ T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटा K का जो मान आया ना उसको यहाँ पर रखना है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे 2.303 गुणा 0.155 बटा क्या है? 40। तो कहाँ चला जाएगा? वो ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। मेरी बात आप वापस से समझ लीजिएगा कि आपसे ये पूछ रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को
30% वियोजित होने में अगर 40 मिनट लगते हैं तो इस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना होगा। तो आपने सबसे पहले अर्धायुकाल का सूत्र लिख लिया। क्यों लिखा सर सूत्र? क्योंकि हमें निकालना ही अर्धायुकाल है, तो हम सूत्र ही लिखेंगे ना। किसका लिखेंगे? अर्धायुकाल का ही लिखेंगे। तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 बटा के। अब हमें के का मान चाहिए। अगर के का मान दिया हुआ रहता ना तब तो क्वेश्चन बहुत आसान था। के का मान निकालने के लिए उसने क्या कहा कि 30% वियोजन होने में अभिक्रिया को कितना मिनट लगता है? 40 मिनट। 30% वियोजन होने में कितना मिनट लगता है? 40 मिनट। तो के बराबर हम यहाँ पर समाकलित वेग समीकरण काम में लेंगे। तो के का मान चाहिए हमें, यहाँ पे के का मान रखना होगा। तो हमने 2.303 में किसका भाग दे दिया? टी का। और टी कितना है? 40 मिनट। ठीक है, 40 लिख दिया। लोग 70% यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि 30% वियोजित हो गई तो बची कितनी? 70। तो प्रारंभ में 100 मान ली, 30 तो हो गई वियोजित और बची कितनी? 70 बची। ठीक है, तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 10/7। और log 10/7 को हम क्या लिख सकते हैं? log 10 माइनस log 7। log 10 का मान कितना होता है? 1। और log 7 का कितना होता है? 0.845। 1 में से 0.845 घटाओगे तो 0.155 आएगा। और ये किसका मान आ गया? के का। और के का मान आपने कहाँ रख दिया? इस सूत्र के अंदर रख दिया 0.693 बटा के। के का मान कितना रख दिया आपने? 2.303 बटा 40। 40 ऊपर चला जाएगा, 0.155। ठीक है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 77.65 मिनट आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 77.65 मिनट। ये अर्धायुकाल का क्या आ गया? मान आ गया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो देखिएगा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? मिटा देता हूं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहे तो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है? 60 सेकंड इनवर्स। के का मान दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए के का मान कितना है? 60 सेकंड इनवर्स है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अभिकारक को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? समय आपसे पूछा है, और कौन सा समय पूछा है? जिस समय में अभिकारक की जो सांद्रता है वो कितना भाग रह जाए? 1/16वां भाग, है ना। यानी इतना भाग उसका बच जाए, इतना भाग उसका बच जाए, वो समय आपसे पूछना चाह रहा है। तो हम इसके लिए समाकलित वेग समीकरण ही काम में लेंगे। तो समाकलित वेग समीकरण होती है 2.303 log 10 a0/a, है ना। आपसे पूछा क्या है? सर हमसे टी पूछा है, और टी कौन सा पूछा है? कि वो समय जिसमें अभिकारक का 1/16वां भाग शेष रह जाए, यानी बच जाए। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे, टी पूछ रहा है वो आपसे, तो टी बराबर 2.303 बटा के का मान कितना है? 60 log 10, है ना। a0 को मान लिया मैंने 1, और ये कह रहा है कि 1/16वां भाग शेष रह जाए। तो यहाँ पे घटा के नहीं लिखना है, सीधा लिखना है। अंतिम सांद्रता लिखते हैं ना यहाँ पर अपन, है ना, अंतिम। और अंतिम ही दे रखी है आपको कि 1/16वां भाग रह जाए। ये से नहीं कह रहा कि 1/16वां भाग उत्पाद में परिवर्तित हो गया तो बचा कितना, वो लिखो, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि 1/16वां भाग रह गया, बच गया, तो यहाँ पर वो लिखते हैं जो बच जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1/16 लिख देंगे। तो बताओ टी बराबर 2.303 बटा 60 log 16। ठीक है, 16 आ जाएगा ऊपर। log 16 का मान निकालेंगे आप। log 16 कितना होता है? log 16 को हम लिख सकते हैं log 4 की पावर 2, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 log 4, यानी 2 गुणा 0.6020, है ना। log 4 का मान कितना होता है? 0.6020 होता है ना। ये आपको मैंने log निकालना सिखा रखा है। यदि आपको log निकालना नहीं आता है तो आप log वाला वीडियो मेरे YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पर आप log निकालना ज़रूर सीख लें अगर आपको नहीं आता है तो। log 4 का मान 0.6020 होता है ना। तो 2 गुणा 0.6020, तो यहाँ पे हम लिख देंगे t बराबर 2.303 बटा 60 गुणा log 16 कितना आ गया? 2 गुणा 0.6020। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वो समय आ जाएगा जिसमें
अभिकारक का 1/16वां भाग क्या रह रहा है, शेष रह रहा है। जो आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.04621 और किस में आएगा बताओ, सेकंड में आएगा, क्योंकि आपको के का जो मान है वो सेकंड में ही दे रखा है, सेकंड इन्वर्स में दे रखा है। तो आंसर आ जाएगा 0.04621। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि दर्शाइए कि, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का 2 गुना होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये कह रहा है कि आपको ये सिद्ध करना है, ये दर्शाना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% भाग को पूरा होने में लगने वाला समय 90% पूरा होने में लगने वाले समय का कितने गुना होता है, 2 गुना होता है ना। तो पहले आप T99 निकालना, फिर आपको क्या निकालना है, T90 निकालना है। तो T99 कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास सूत्र है KT बराबर 2.303 log 10 A0/A, है ना। यही है ना आपके पास फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले T99 निकालेंगे, तो हम यहाँ पर K को हटा के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले T99 निकालना है, तो T99% है ना। T99% का मतलब 99% अभिक्रिया पूरी हो गई, इसका मतलब अभिकारक की 99% सांद्रता उत्पाद में बदल गई। तो बची कितनी, नीचे बची हुई आएगी, है ना। ये लिखना अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो T99 इज इक्वल टू 2.303/K log, चलिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं 99% पूरी हो गई, तो बताओ बची कितनी, 1%। हम ऊपर 100 लिखेंगे, नीचे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब T90 निकालते हैं, तो T90 इज इक्वल टू 2.303/K log 100। बताओ 90 पूरी हो गई तो बची कितनी, 10 बची, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको तो अपन T99 को लिख लेते हैं पहले। T99% हो जाएगा 2.303/K log 100, और log 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। याद रखिएगा log 100 का मान कितना होता है, 2। और T90 इज इक्वल टू 2.303/K log कितना आएगा बताओ, log 10 आ गया ना। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब T99 में आप भाग दे दो किसका, T90 का। तो T99%/T90%, है ना। तो इसमें इसका भाग दोगे तो बताओ 2.303/K से 2.303/K तो कट जाएगा। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 2, यानी 2 आ जाएगा। यानी T99 बराबर 2 गुना क्या आ जाएगा, T90, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक 0.693 मोल प्रति लीटर सेकंड इन्वर्स है, मोल प्रति लीटर सेकंड इन्वर्स है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.693 मोल प्रति लीटर है। तो इस अभिक्रिया का अर्धआयुकाल ज्ञात कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक आपको दे रखा है 0.693 मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, है ना। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यानी A0 आपको दे रखी है। A0 का मान आपको दे रखा है 0.693 मोल प्रति लीटर। अब ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया का अर्धआयुकाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। इस अभिक्रिया में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो K है ना, K, इसकी इकाई को देखना है और K की इकाई देख करके आप इसकी कोटि का पता लगाओगे, है ना। जब भी आपको अभिक्रिया की कोटि नहीं दे रखी हो तो आप K की इकाई को देख करके उसकी कोटि का पता लगाओगे। तो इससे हमें पता चला कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की, क्योंकि ये इकाई जो होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होती है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A0/2K, A0/2K। और A0 का मान कितना है बताओ, 0.693 और 2 गुना 0.693, है ना। तो 0.693 से 0.693 कट जाएगा तो 1/2 यानी 0.5 सेकेंड
आंसर क्या आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र नहीं लगाओगे, यहाँ पे अर्धायुकाल का सूत्र प्रथम कोटि का थोड़ा लगाओगे। आपको अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी होती तो आप प्रथम कोटि का लगाते। ये आपको शून्य कोटि की दे रखी है, सर नाम तो नहीं लिखा हुआ शून्य कोटि, तो आपने इकाई देख करके पहचान लिया ना। और ये इकाई कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वेग स्थिरांकों से अर्धायुकाल की गणना कीजिए। निम्न वेग स्थिरांकों से अर्धायुकाल की क्या करनी है, गणना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 11वां क्वेश्चन देखिएगा। आपको के का मान दे रखा है, के का मान दे रखा है 2 सेकंड इनवर्स, और के का मान आपको दे रखा है 1 सेकंड इनवर्स, है ना। और आपसे पूछ रहा है कि अर्धायुकाल की गणना कीजिए। तो बताओ कौन सा सूत्र लगाओगे, है ना, कौन सा लगाओगे, प्रथम कोटि का लगाओगे कि शून्य कोटि का लगाओगे। इस इकाई को देखो आप, इस इकाई को देख करके आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। के की जो इकाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर के अंदर। के की इकाई है सेकंड इनवर्स, है ना। आपको कोटि का मान नहीं दे रखा हो तो आपको के की इकाई देख लेनी चाहिए, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो ये वाला सूत्र लगेगा 0.693/2 और 0.693/1, 0.693/2, 0.693/1। इसको सॉल्व करोगे तो 0.3465 सेकेंड आएगा। इसको सॉल्व करोगे 0.693 सेकेंड आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का क्या कीजिए, सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 13, है ना। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र कैसे व्युत्पत्ति करेंगे। हम जानते हैं के टी बराबर होता है 2.303 log 10 A0/A, है ना। और अर्धायुकाल का सूत्र पूछ रहा है तो अर्धायुकाल का मतलब होता है वह समय जिसमें अभिकारक की आदि सांद्रता उत्पाद में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की आदिक सांद्रता किस में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए। तो हम यहाँ पे टी हाफ निकालेंगे। तो टी हाफ = 2.303/K log, बताओ प्रारंभिक सांद्रता कितनी मान ली, मैंने मान ली A0, है ना। और अर्धायुकाल पर इसकी आदि उत्पाद में बदल जाएगी तो आदि बचेगी, तो बचेगी कितनी बताओ, A0/2, है ना। प्रारंभिक सांद्रता मैंने मान ली A0। अब अर्धायुकाल क्या होता है, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभ की क्या रह जाए, आदि। तो बताओ टी हाफ पर कितनी बचेगी, A0/2 बचेगी। इसको सॉल्व कीजिएगा, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको, है ना, सिर्फ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.303 log 2/K। इसको सॉल्व करोगे 2.303 गुणा log 2 का मान होता है बच्चों 0.3010/K। ये क्या हो गया, टी हाफ बराबर इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 0.693/K। तो ये आ गया आपका अर्धायुकाल का सूत्र। कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि अभिकारक की सांद्रता, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, मिटा देता हूँ इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि अभिकारक की आरंभिक सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए तो अर्धायुकाल कितने गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बताओ अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, 0.693/K, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 0.693/K। और ये कह रहा है कि अभिकारक की आरंभिक सांद्रता 2 गुनी कर दिया जाए, 50 गुनी क्यों ना कर दो, 100 गुनी क्यों ना कर दो, अर्धायुकाल बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा। कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है ना, उसमें कहीं प्रारंभिक सांद्रता काम में आई क्या बताओ, नहीं आई। इसका मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, जबकि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल
अभिकारक की आरंभिक या प्रारंभिक सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है, ए नोट बराबर टी हाफ बराबर ए नोट बाई 2k। तो देखो ये तो इस पर निर्भर कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं ए नोट आया है क्या, नहीं आया। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि अभिकारक की आरंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्धआयुकाल कितने गुना बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा अपरिवर्तित रहेगा या रहेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कीजिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 15। तो देखो, माना एक अभिक्रिया शून्य कोटि की है, ए से क्या बन रहा है, उत्पाद। इस अभिक्रिया को मैंने क्या मान लिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के लिए मैं वेग लिख सकता हूँ, वेग बराबर होगा के ए की पावर 0, और वेग को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बटा डी टी बराबर के। ए की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने डेरिवेशन आपको करवा रखा है, मैं ऐसे ही बस बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ इसलिए। तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। फिर आपको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इस समीकरण का आप समाकलन कर लो। तो समाकलन समाकलन करेंगे इसका। देखो, समाकलन डी ए बराबर माइनस के का समाकलन होगा नहीं क्योंकि स्थिरांक है, तो माइनस के डी टी। डी ए का समाकलन क्या होगा, ए माइनस के टी प्लस सी एक क्या है, समाकलन स्थिरांक है ना। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2 और इसको मान लो समीकरण 3। अब हमें सी का मान चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही ये सी वाला पद आता है तो हम मान लेते हैं कि टी बराबर 0 पर, माना टी बराबर 0 पर ए का जो मान है वो किसके बराबर है, ए नोट के बराबर। ए का जो मान है वो किसके बराबर है, ए नोट के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए की जगह तो लिख देंगे ए नोट माइनस के गुणा टी का मान कितना मान लिया, 0, टी बराबर 0 पर प्लस सी। तो बताओ सी बराबर क्या आ गया, ए नोट, है ना। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा रखा है। अभी मैं सिर्फ पेपर लगाया तो आपको अपनी कॉपी चेक करनी है, तो उसको किस प्रकार से चेक करना है उसके लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी है। सी का मान निकालने के लिए हमने मान लिया, माना t बराबर 0 पर a क्या है, a नोट है। तो बताओ यहाँ पर t का मान 0 रखोगे तो c किसके बराबर आ जाएगा, a नोट के, क्योंकि ये पद तो 0 हो जाएगा। अब c का मान समीकरण 3 में रख दूँ। c का मान समीकरण किस में रख दिया, 3 में रखने पर। तो बताओ अपने पास आ जाएगा a बराबर माइनस के टी प्लस सी बराबर क्या है, a नोट। तो बताओ के टी बराबर क्या हो जाएगा, ए नोट माइनस ए। और ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो ये आपका जो पेपर है वो पूरा मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। टेलीग्राम पे ज़रूर बताएं कि आपको इस पेपर में कितने मार्क्स प्राप्त हुए, ईमानदारी से बताना है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आप इस चैनल पे नए आए हो। इसी प्रकार के और वीडियोज़ और टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद।